ओके। सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस से रिकैप्चर करते हैं उसको जैसे पहले पढ़ा था। जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम पढ़ेंगे कैटालिटिक स्टेप्स, कि एक कैटालिटिक रिएक्शन में कैटालिटिक स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, यानी एक कैटालिस्ट कैसे काम करता है, कैटालिस्ट साइकिल क्या होती है। कैटालिस्ट साइकिल भी मैं एंड पर आपको बताऊंगा कि जनरली हम कोई एक रिएक्टेंट लेते हैं, इस तरह से कोई कैटालिस्ट है, ये कोई कैटालिस्ट है सी, और ये कैटालिस्ट को हम कहते हैं ये एक्टिवेटेड कैटालिस्ट है। इससे पहले ये प्री मैच्योर कैटालिस्ट की फॉर्म में था, वहाँ से ये कैटालिस्ट आता है। कैटालिस्ट के साथ आता है कोई रिएक्टेंट ए, वो कोई सी ए कोई चीज़ बनाता है। नेक्स्ट स्टेप में इसके साथ कोई दूसरा रिएक्टेंट बी भी आ सकता है। ये दोनों एक स्टेप में ये अलग अलग भी आ सकते हैं। इससे कोई तीसरा प्रोडक्ट वगैरह बनता है, और चौथे स्टेप में फिर ये प्रोडक्ट ए भी बाहर निकल जाता है। इस तरह से कैटालिस्ट काम करता है। तो वेरियस जो स्टेप्स होते हैं इस कैटालिटिक एक्टिविटी में, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैंने लिखकर ये पहले बना दिया, वहीं से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर ज़्यादा मिनट की वीडियो बनेगी तो वो अपलोड होने में टाइम लगा देगी। तो सीधे टॉपिक पर आए। ये मैंने लिखकर बनाया होमोजीनियस कैटालिसिस। पहले होता क्या है कि रिएक्टेंट और कैटालिस्ट अगर सेम फेज में होते हैं तो उसको कहते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस। अब होमोजीनियस कैटालिसिस जब लिक्विड फेज में होती है, कि होमोजीनियस की रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों लिक्विड हों, दोनों सॉलिड हों या दोनों गैसेज हों, तो जब ये लिक्विड फेज में होती हैं तो आमतौर पर जो H3O पॉजिटिव यानी H पॉजिटिव जो निकलते हैं वाटर के साथ ये हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, ये होता है कॉमन एसिड कैटालिस्ट। लिक्विड फेज के बीच में होमोजीनियस कैटालिसिस में एसिड कैटालिस्ट का काम कौन करता है? H पॉजिटिव। अब वाटर के बीच में ये किस तरह होता है? H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन। ये होता है एसिड कैटालिस्ट लिक्विड फेज के अंदर। और बेस कैटालिस्ट जो होता है वो होता है हाइड्रोक्सिल आयन। एंड OH नेगेटिव आयन इज द कॉमन बेस कैटालिस्ट इन वाटर या लिक्विड मीडियम। अब अलग अलग जो एसिड होते हैं, बहुत सारे एसिड को हम कैटालिस्ट यूज करते हैं, लेकिन सब एसिड की अपनी अपनी टेंडेंसी होती है। जैसे आप किसी रिएक्शन के बीच में ए से बी ये बन रहा है और इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटालिस्ट, तो ये अलग अलग टेंडेंसी होगी कि अगर यहाँ पर आप एसिड HCl यूज करते हैं या एसिड आप एसिटिक एसिड यूज करते हैं, तो जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उसकी ऑब्वियस सी बात है उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो ज़्यादा H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। तो डिफरेंट एसिड जो होते हैं, डिफरेंट एसिड हैव डिफरेंट कैटालिटिक एक्टिविटी। अलग अलग एसिड की कैटालिटिक एक्टिविटी भी क्या होती है? अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड की जो कैटालिटिक एक्टिविटी होगी वो ग्रेटर होगी, हैज़ ग्रेटर, अपवर्ड एरो का मतलब है ग्रेटर एक्टिविटी देन एसिटिक एसिड। अब ये मैं सिर्फ होमोजीनियस कैटालिसिस जो से पहले डिटेल में पढ़ा था उसकी एक थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। अब जो रिएक्शन का रेट जब कैटालिस्ट डालेंगे तो रिएक्शन की जो स्पीड होगी वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो कंसंट्रेशन ऑफ कैटालिस्ट, आपने कितना कैटालिस्ट डाला, एंड ओवरऑल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, और टोटल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी थी। ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे तो ज़्यादा रिएक्शन तेज होती है। और स्पेसिफिक एसिड कैटालिस्ट, एक छोटी सी टर्म होती है स्पेसिफिक एसिड कैटालिसिस, वो वाली रिएक्शन जो सिर्फ एसिड ही कैटालाइज कर सकता है, यानी जिनमें सिर्फ और सिर्फ एसिड एज कैटालिस्ट यूज होता है, उन रिएक्शन को कहते हैं स्पेसिफिक एसिड कैटालिसिस रिएक्शन। इसी तरह से स्पेसिफिक बेस कैटालिसिस रिएक्शन वो होती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ OH नेगेटिव आयन एज कैटालिस्ट यूज होता है। कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती हैं जिनमें यानी एसिड और बेस यानी हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों साइमल्टेनियसली यूज होते हैं, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर या एसिड की प्रेजेंस में भी होती है, बेस की प्रेजेंस में भी। ये थोड़ी इंट्रोडक्शन थी होमोजीनियस कैटालिसिस के लिए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि होमोजीनियस कैटालिसिस के कैटालिटिक स्टेप्स, तो कैटालिटिक स्टेप्स ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस ये हमारा टॉपिक है। तो पहले ये कैटालिटिक स्टेप्स होते क्या है कि दीज आर द सीक्वेंस, बहुत सारे स्टेप्स जो, क्योंकि कैटालिस्ट कैसे काम कर रहा था मैंने आपको बताया था कि कैटालिस्ट का ये सरफेस होता है, यहाँ पर कोई रिएक्टेंट ए बी आकर आपस में पहले एडजॉर्ब करते हैं, यहाँ पर एक कम्प्लेक्स बनाते हैं और यहाँ से फिर प्रोडक्ट निकल जाता है, डिजॉर्ब हो जाता है। तो रिएक्टेंट एडजॉर्ब करते हैं, प्रोडक्ट डिजॉर्ब करता है। तो ये एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन के बीच में सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फ्रॉम एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट टू डिजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट के जुड़ने से लेकर प्रोडक्ट के निकलने के बीच जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स आते हैं उन्हीं को कहते हैं कैटालिटिक स्टेप्स। और ये किस तरह से आते हैं? वाया बीच में क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट या कम्प्लेक्स या कोई इंटरमीडिएट बनता है। अब अलग अलग तरीके से ये रिएक्शन कैटलाइज होती हैं, आगे अलग अलग तरह के हम स्टेप्स पढ़ेंगे। रिएक्शन जो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिनमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड
एज कैटालिस्ट काम करते हों या फिर जिनमें ट्रांजिशन मेटल काम करते हों, दे प्रोसीड थ्रू फॉलोइंग स्टेप्स, वो इन मंदरजा झेल स्टेप्स से होती है, जिन रिएक्शन में ये दो जनरली कैटालिस्ट होते हैं। और ये हाइड्रोकार्बन की जनरल रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। अब इधर सुना, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, किस किस तरीके से कैटालिस्ट काम कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप। एक होता है लिगेंड कोऑर्डिनेशन एंड डिसोसिएशन स्टेप, या इसको खाली लिगेंड कोऑर्डिनेशन। दूसरा होता है इंसर्शन एंड इलिमिनेशन। तीसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कोऑर्डिनेट लिगेंड। और चौथा होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड रिडक्टिव इलिमिनेशन। फिफ्थ वन होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये सिर्फ ट्रांजिशन मेटल से ही होता है, यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक वाले कंपाउंड यूज नहीं होते हैं। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं, वन बाय वन करके हम इनको स्टडी करेंगे। पहला, लिगेंड कोऑर्डिनेशन। अब लिगेंड कोऑर्डिनेशन के बीच में क्या होता है कि काम कैसे करता है ये, इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पता ना आपको, बहुत सारे तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं। जैसे ये कोई मेटल है, इसके साथ में बहुत सारे लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, ए बी सी डी। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ए बी सी डी ई। ये किसी मेटल के साथ 5 लिगेंड जुड़े हुए हैं और ये इसने कम्प्लेक्स बनाया हुआ है। ये कम्प्लेक्स या फिर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इनर्ट वो होते हैं जो रिएक्टिव नहीं होते। आप इनमें कोई पी लिगेंड लाकर इनको रिप्लेस करके वहाँ पर पी नहीं आ सकता, क्योंकि वो लिगेंड स्टेबल है। और दूसरे होते हैं लेबाइल वो होते हैं जिसमें आप कोई एक लिगेंड लाएं, कोई लिगेंड एल और कोई लिगेंड आए, और वो इनमें से किसी को रिप्लेस कर दे, उनको कहते हैं लेबाइल कम्प्लेक्सेस। अब इधर समझे इसको, लिगेंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि लिगेंड मतलब जो रिएक्टेंट आपने डाला, तो एक ट्रांजिशन मेटल का कम्प्लेक्स होगा या ऑर्गेनोमेटेलिक कोई कम्प्लेक्स होगा, उस कम्प्लेक्स को आप क्या यूज़ कर रहे हैं एज कैटालिस्ट, और लिगेंड कोई रिएक्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व कोऑर्डिनेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल टू मेटल आयन। यहाँ पर क्या होता है कि जो वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो उस सेंट्रल मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, यानी रिएक्टेंट एक्ट एज लिगेंड। रिएक्टेंट लिगेंड का काम करता है और वो लेबाइल कम्प्लेक्स के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि लेबाइल कम्प्लेक्स से चीज़ आसानी से निकल जाती है। जैसे मैं आपको ये बताऊँ, ये कोई एक कम्प्लेक्स बना हुआ था, ये इसके साथ 4 लिगेंड थे, ए बी सी डी। ये कोई आपने रिएक्टेंट डाला, तो रिएक्टेंट ने क्या किया, कर डी को निकाल कर रिएक्टेंट वहाँ पर खुद आ गया। तो पहले इंसर्ट होता फिर एलिमिनेट होता है, इंसर्शन पहले कोऑर्डिनेशन वाला। तो यहाँ पर ए बी सी डी की जगह यहाँ पर रिएक्टेंट आकर जुड़ गया। बस ये पहला स्टेप है कि लिगेंड आकर कोऑर्डिनेट कर गया, यानी रिएक्टेंट लिगेंड का काम करके, और लिगेंड वो होते हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, तो मेटल के साथ जुड़ जाता है। यही लिखा है कि इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ जाता है सेंट्रल मेटल आइटम की तरफ, यानी रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल एज लिगेंड एक्ट करता है और वो लेबाइल कम्प्लेक्स के ऊपर अटैक करता है। अब जैसे ही वहाँ पर जुड़ता है तो वहाँ पर जाकर रिएक्टेंट से बन जाता है प्रोडक्ट। जैसे ही प्रोडक्ट बनता है, नो एज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, ये दूसरा स्टेप है, बी स्टेप। एज द प्रोडक्ट फॉर्म इट रिमूव द प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो वो जो कम्प्लेक्स बना होता है, जैसे ही ये प्रोडक्ट बन गया, अब ये यहाँ पर रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट से क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन गया। रिएक्टेंट से बन गया प्रोडक्ट। अब जैसे ही प्रोडक्ट बन गया तो वापस ये प्रोडक्ट निकल जाता है, तो वापस बी अपनी जगह पर आ जाता है, ए बी सी और डी अपनी जगह पर आ जाता है और प्रोडक्ट निकल जाता है। तो नो एज द प्रोडक्ट फॉर्म, जैसे प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट बन इट रिमूव, जो कम्प्लेक्स होता है वो प्रोडक्ट को रिमूव कर देता है अपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर से। ज़्यादातर ये लेबाइल कम्प्लेक्सेस में होता है जिन पर लिगेंड को रिएक्टेंट रिप्लेस कर सकता है। जैसे 16 इलेक्ट्रॉन के जो स्केयर कम्प्लेक्सेस होते हैं, क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होता है, स्केयर प्लेनर कम्प्लेक्सेस ऑफ 16 इलेक्ट्रॉन इस तरह की रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि वो अनसैचुरेटेड और लेबाइल होते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब उनके साथ और लिगेंड जुड़ सकता है, और क्या होते हैं, वो लेबाइल होते हैं, उनसे लिगेंड रिप्लेस भी हो सकता है। इन दोनों प्रोसेस में लिगेंड आकर पहले जुड़े और फिर प्रोडक्ट उससे निकल जाए, इन दोनों प्रोसेस में बहुत कम एनर्जी लगती है, क्योंकि कम्प्लेक्स इनर्ट नहीं होते, वो लिगेंड को आने भी देते हैं और वो छोड़ने भी देते हैं। इस तरह से जो रिएक्शन का काम करती हैं, कैटालिस्ट काम करते हैं, इस स्टेप को कहते हैं लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्टेप। दूसरा जो होता है वो होता है इंसर्शन एंड इलिमिनेशन। इसको माइग्रेटरी इंसर्शन और इलिमिनेशन भी कहते हैं। इंसर्शन एंड इलिमिनेशन में क्या होता है कि एक अल्काइल या यानी आर कोई अल्काइल CH3 C2H5 इस तरह का कोई अल्काइल या हाइड्रोजन
किसी अनसैचुरेटेड लिगेंड में जाकर माइग्रेट हो जाते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड वाला कोई जो लिगेंड वगैरह होगा उसकी तरफ हाइड्रोजन या अल्काइल माइग्रेट कर जाते हैं। और इस अनसैचुरेटेड, क्योंकि ऐसे जैसे अनसैचुरेटेड लिगेंड प्रेजेंट होता है तो हाइड्रोजन और कोई भी अल्काइल ग्रुप आर गेट माइग्रेटेड टू दैट अनसैचुरेटेड लिगेंड, और उस लिगेंड की तरफ, यानी हाइड्रोजन अगर उसमें प्रेजेंट होगा या अल्काइल ग्रुप, तो वो उस अनसैचुरेटेड लिगेंड की तरफ चले जाते हैं। और उससे क्या होता है, और इससे रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट को एक जगह मिल जाती है मेटल के साथ जुड़ने के लिए। जैसा इधर देखना ध्यान से, ये होता है सी डबल बॉन्ड ओ या सी ट्रिपल बॉन्ड ओ था कार्बोनाइल में। तो यहाँ पर ये अल्काइल माइग्रेशन की मैं बता रहा हूँ कि ये कोई रिएक्टेंट या लिगेंड था, तो ये मेटल के साथ से सारे जुड़े हुए थे। इधर कोई लिगेंड, इधर 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 इधर, और ये एक आर अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ था, इधर कार्बोनाइल था। ये आर क्या करता है कि यहाँ से इस कार्बोनाइल के ऊपर चला जाता है, कार्बन के साथ जुड़ जाता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बन जाता है डबल बॉन्ड, तो आर चला गया कार्बन के ऊपर, और आर वाली जगह जहाँ खाली होती है यहाँ पर आकर रिएक्टेंट जुड़ जाता है। इसी को कहते हैं इंसर्शन, कि लिगेंड आकर इंसल्ट कर गया बीच में। और इसका ये दूसरा, ये पहला अल्काइल इंसर्शन, यानी अल्काइल ग्रुप को जाकर उस अनसैचुरेटेड लिगेंड के साथ जुड़ा, या फिर अनसैचुरेटेड कार्बन डबल के बीच में भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, सेम वही तरीका है, इस बार हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया और CH2 और CH3 बन गए। तो जहाँ से हाइड्रोजन गया वहाँ पर आकर लिगेंड जुड़ जाता है या रिएक्टेंट जुड़ जाता है। इसको कहते हैं इंसर्शन। एग्जाम्पल जो प्रोपेनॉल की कन्वर्जन इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। मैं आपको इसको, ये इधर देखें, ये एक कैटलिस्ट है। यह जैसे ही आपने अल्कोहल डाला तो ये अल्कोहल डालेंगे तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट कर जाएगा इस बॉन्ड के साथ, और यहाँ से ये वाला, पहले ये बॉन्ड जुड़ जाएगा इस मेटल के साथ, और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटना शुरू कर देगा, हाइड्रोजन शिफ्ट कर देगा, तो ये CH2 से क्या बन जाएगा, CH3, और नेक्स्ट स्टेप में ये बाद में एल्डिहाइड बनकर निकल जाएगा। यानी एलाइल अल्कोहल से प्रोपेनॉल बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये मैंने इधर बताया हुआ है आपको कि आप इसके लिए क्या करें, फिगर 4.3 जो पेज 92 पर है उसको यूज़ करें। इलिमिनेशन जो होता है वो इसका रिवर्स होता है, कि ये यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर इंसल्ट हुआ था, लिगेंड आ गया था हाइड्रोजन को इधर भेजकर, और अगर इसी का उल्टा हो कि ये लिगेंड वापस बाहर निकल जाए, हाइड्रोजन यहाँ से इधर आ जाए और वापस ये अल्कीन बन जाए, तो जिसमें अल्कीन का बन जाता है, तो रिवर्स ऑफ इंसर्शन को एलिमिनेशन कहते हैं। और इसकी कॉमन एग्जांपल होती है कि बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाए। तो एग्जांपल इधर देखें, ये कोई सेंट्रल मेटल है, इसके साथ बहुत सारे लिगेंड हैं, उनमें एक ये अल्केन लिगेंड जुड़ा हुआ है। अब ये वाला हाइड्रोजन इस मेटल के साथ भी जनरली इधर से जुड़ता है, तो जब हाइड्रोजन इधर जुड़ता है तो ये यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है और ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी अल्कीन निकल जाते हैं, इस प्रोडक्ट में अल्कीन बनते हैं। ये है एलिमिनेशन एंड इंसर्शन एंड एलिमिनेशन। इसको माइग्रेटरी इंसर्शन एंड एलिमिनेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट बचे दो और, उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप इसके ऊपर अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो वो मैं आपको व्हाट्सएप पर भी एक्सप्लेन कर दूंगा। किसी तरह की भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपने उसमें कमेंट करके या व्हाट्सएप के थ्रू भी मेरे को ज़रूर बताना है कि इसको वापस से रिपीट करें। फिर एक बार मैं इसका एक रिव्यू आपको बता दूं कि कैटालिटिक स्टेप में अभी 5 स्टेप के कैटालिटिक हैं, अभी 2 ही पड़े हैं। कौन कौन से? पहला जो कैटालिटिक स्टेप हमने पढ़ा, लिगेंड कोऑर्डिनेशन, कि एक लिगेंड आता है और वो लेबाइल कम्प्लेक्स के साथ जाकर जुड़ जाता है, और जैसे प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट वापस उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से निकल जाता है। दूसरा इंसर्शन एंड एलिमिनेशन, यहाँ पर ये सिर्फ लेबाइल कम्प्लेक्सेस के बीच में ये अनसैचुरेटेड उन कम्प्लेक्सेस के बीच में होता है जिनमें अनसैचुरेटेड लिगेंड होते हैं, यानी ऐसा लिगेंड जो एक से ज़्यादा बॉन्ड बना सकते हो। तो वहाँ पर क्या होता है, अल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन शिफ्ट करके चले जाते हैं अनसैचुरेटेड लिगेंड की तरफ, और जो जगह खाली होती है जहाँ से हाइड्रोजन और अल्काइल चले गए, जैसे यहाँ से ये आर चला गया, यहाँ से ये हाइड्रोजन चला गया, जो वो साइड खाली होती है वहाँ पर वो रिएक्टेंट या लिगेंड जाकर जुड़ जाता है, इसको कहते हैं इंसर्शन। और जब ये वापस लिगेंड या प्रोडक्ट बनकर निकलता है, जैसे यहाँ पर अल्कीन निकल गया, तो इसको कहते हैं इलिमिनेशन। तो इंसर्शन एंड इलिमिनेशन। आगे 3 तरह के और कैटालिटिक स्टेप हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।